हेलो। देखिए, आपका ग्राम पंचायत में ये गांव निधि बताई जा रही थी। और गांव निधि का मतलब ये हुआ कि गांव में माने ग्राम पंचायत के खाते में जो भी पैसा आएगा आपका, वह किस खाते में जमा होगा, तो ग्राम निधि में। अब ग्राम निधि में कौन कौन पैसा जमा होंगे ये आपको बताया जा रहा था। ये मेंस में आ चुका है भाई, आपका यूपी जे मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद आपका कुछ क्वेश्चन बचेगा, अभी उसको भी देखिए। इसको पहले निपटा लिया जाए तो नया क्वेश्चन बचेगा। फिर आपका प्री के लिए कुछ धारा बता दी जाएगी, जो जेस दे रहे हैं भाई उनका भी कुछ लाभ हो जाए। देखिए, आपका ये गांव निधि में हम बता रहे थे कि कौन कौन रकमें या कौन कौन धन जमा होगा। तो गांव निधि का प्रावधान आपका सेक्शन 32 में था और सेक्शन 32 में आपका कुछ रकम बताई गई थी कि कौन कौन इसमें रकम जमा होगी। देखिए, आपका एफ से शुरू करते हैं। आपका धारा 32 का क्लास 2 के एफ से शुरू करते हैं। फिर बताया गया था भाई कल आधा। एफ ये बताता है कि ग्राम पंचायत के सेवकों द्वारा एकत्र समस्त धूल, गंदगी, गोबर, कूड़ा करकट, जिसमें पशुओं के शव भी सम्मिलित है, की बिक्री से प्राप्त होने वाली जो आय है वह भी कहाँ जमा की जाएगी, गांव निधि में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत के जो सेवक हैं और वे जो धूल एकत्र किए हैं या गंदगी किए हैं, गोबर किए हैं, कूड़ा करकट किए हैं या पशुओं के शव किए हैं और इसको बेचा गया है। आइए भाई, बैठिए भाई। इसको बेचा गया है और इस गंदगी और कूड़ा करकट को बेचने से जो आय आई है वह आय किसमें जमा की जाएगी, गांव निधि में। ये याद रखना है। फिर आपका देखिए, आपका अगला है नजूल की संपत्ति के लगान अथवा उससे प्राप्त होने वाली अन्य आय का ऐसा भाग जिसे राज्य सरकार गांव निधि के खाते में जमा किए जाने का निर्देश दे। तो नजूल भूमि भी पूछी जाती है कि नजूल भूमि क्या होती है और कौन कौन भूमियाँ नजूल भूमि कही जाती हैं। नजूल भूमि का मतलब हुआ स्टेट लैंड। स्टेट लैंड का मतलब हुआ सरकार की ज़मीन, यानी कि जिस ज़मीन की मालिक कौन है, सरकार। तो कई ऐसे प्रयागराज में भी 80% ज़मीनें ऐसी हैं जो नजूल भूमि है, यानी कि स्टेट लैंड या सरकारी ज़मीन है। तो लोगों ने किया क्या कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 10 रुपया के स्टाम्प पर नगर निगम में जाकर कब्जेधारी के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। 10 या 100 रुपया, जो भी पहले 10 रुपया ही चलता था, अब 100 रुपया। और यानी कि ऐसी भूमि में दिक्कत ये है कि आप स्वामी नहीं है भूमि का। भूमि के स्वामी कौन है, सरकार है, पहला दिक्कत है। दूसरा दिक्कत है कि सरकार जब चाहे आपसे भूमि को छीन सकती है। और तीसरा, अगर आपका मकान भी सरकार गिरा देती है या आपका ज़मीन छीन लेती है तो एक पैसा मुआवजा भी नहीं देती है। फिर भी प्रयागराज में 80% मकाने नजूल भूमि पर ही बने हैं और लोग रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपका सरकार जब चाहे तब क्या कर सकती है, ज़मीन को छीन सकती है। तो नजूल भूमि से सरकार लगान वसूली है, तो राज्य सरकार चाहें तो ये कह सकती है कि जो लगान नजूल भूमि से वसूली गई है वह कहाँ जमा की जाए,
गांव निधि में। अगला देखिए भाई आपका ऋण अथवा जिला पंचायत अथवा किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गांव में अंशदान के रूप में दी गई धनराशियाँ। इसका मतलब कि अगर जिला पंचायत या कोई अन्य लोकल अथॉरिटी ने कोई रकम दी है आपका, तो वह रकम माने ग्राम पंचायत को, तो वह रकम कहाँ जमा की जाएगी, तो वह रकम भी कहाँ जमा की जाएगी, गांव निधि में। यही सब याद करना है, समझाया जा रहा है, लेकिन मेंस के लिए क्या करना है, याद करना पड़ेगा। अगला देखिए भाई आपका ऋण अथवा दान स्वरूप प्राप्त की गई समस्त धनराशियाँ। यानी कि अगर ग्राम पंचायत उधार ली है, किसी से डेट ली है, या ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति ने कुछ रकम गिफ्ट दे दिया, हिबा दे दिया, या उपहार दे दिया, या आपका कह सकते हैं कि दान दे दिया, तो वह रकम भी कहाँ जमा की जाएगी, गांव निधि में। रटते रहिए। इसके बाद ऐसी अन्य धनराशियाँ जो राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा गांव निधि को दी गई हो। यानी कि राज्य सरकार को ये पावर है कि वह सामान्य आदेश द्वारा या विशिष्ट आदेश द्वारा वह क्या कर सके, गांव पंचायत को क्या दे सके, रकम। और जो रकम सरकार देगी वह रकम कहाँ जमा की जाएगी, गांव निधि में। अगला देखिए समस्त धनराशियाँ जो धारा 24 अथवा किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति या निगम या राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी धन ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति ने दिया हो या किसी कारपोरेशन यानी कि निगम ने दिया हो, निगम माने कंपनी इत्यादि, या कोई संगठन दे दिया, भाई कोई समूह भी दे सकता है कि गांव के विकास के लिए हम 2 लाख रुपया क्या करते हैं, देते हैं। या जितनी राशियां राज्य सरकार दे रही है ग्राम पंचायत को, वो सभी धन कहाँ जमा किए जाएंगे, गांव निधि में। और वो गांव निधि के क्या होंगे, भाग। अगला देखिए भाई आपका राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियाँ। यानी कि जो स्टेट का कंसोलिडेशन फंड है, संचित निधि है, अगर राज्य सरकार ने उस संचित निधि से कुछ ग्रांट दिया है, कुछ अनुदान ग्राम पंचायत को दिया है, तो वे सारे अनुदान की रकमें कहाँ जमा की जाएगी, गांव निधि में। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में ये आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को जितनी रकमें दी जा रही है, आप एक लाइन में देख सकते हैं कि वे सभी रकमें कहाँ जमा की जा रही हैं। तो सभी रकमें आपका, बैठिए भाई, सभी रकमें गांव निधि में जमा की जा रही है, एक लाइन में कहा जाए तो। अगला देखिए, अब 2 खंड इसमें बचे हैं। इस धारा में किसी बात का ग्राम पंचायत के किसी ऐसे दायित्व पर प्रभाव न पड़ेगा जो वैध रूप से उस पर आरोपित या उसके द्वारा स्वीकृत न्यास से उत्पन्न हुआ है। ये आपका खंड 4 ये बताता है कि गांव निधि में से धन का समस्त आहरण माने निकालना और आपका उसका वितरण ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। यानी कि अब समस्या आई कि जो ये पैसा गांव निधि में जमा किया गया, तो उसको निकाला किसके साइन से जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसके साइन से निकाला जाएगा, प्रधान जी साइन कर दें और ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत का कौन सदस्य, ग्राम पंचायत का सचिव साइन कर दे, यानी कि पंचायती राज अधिकारी। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए भाई, ग्राम पंचायत का सचिव अलग होता है और भूमि प्रबंधन समिति का सचिव क्या होता है, अलग। तो भूमि प्रबंधन समिति का सचिव किसको बताया गया था, लेखपाल को। और पंचायत राज अधिकारी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव।
तो फिर याद कर लीजिए किसके हस्ताक्षर से आपका आहरण या धन की निकाली होगी, तो प्रधान जी का साइन और किसका साइन, जो पंचायत राज अधिकारी हैं उसका साइन। यानी कि दोनों लोग, इसीलिए पंचायत राज अधिकारी भी खूब कमाते हैं, न साइन करेगा न प्रधान जी एक पैसा निकाल पाएंगे, दोनों का साइन होगा तभी आपका पैसा क्या होगा, निकलेगा। इस प्रकार आपका गांव निधि में कौन कौन सी रकमें जमा होंगी ये भी समाप्त हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन चला जाए भाई। अगला क्वेश्चन आपका जो बना है वह आप देखिए कई धाराओं से ऐड होगा। वह क्वेश्चन है आपका, कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए। यहाँ से थोड़ा अंदर से भी क्वेश्चन बना है, उसको हम बता रहे हैं किस मॉडल से बना है। यानी कि अब जो क्वेश्चन बना है अगला आपका, वह बना है कि ग्राम पंचायत की क्या क्या शक्तियां हैं, या ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए। देखिए आपका ये भी क्वेश्चन मेंस में आ चुका है भाई, फिर बता दिया जाए जो बताया जा रहा है। और आपका प्री में अलग अलग क्वेश्चन आया है, यानी कि जेस प्री में भी क्वेश्चन आया है, और आपका कह सकते हैं कि ये मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका ग्राम पंचायत में शक्तियों से आया है, वह थोड़ा अंदर से भी छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन भी पार्ट करके पूछा गया है, उसको भी हम बताएंगे। तो ग्राम पंचायत को क्या क्या पावर होगा, क्या क्या शक्ति होगी, इसके लिए आपका धारा 16 से लेकर और 17, 18, 19, 20, इसके बाद आपका 23, 24 और 36, यानी कि ग्राम पंचायत को क्या क्या शक्ति होगी, इसके लिए आपका धारा 16 ए से चलना है। देखिए भाई, यानी कि ग्राम पंचायत होती क्या है, फिर एक बार समझिए। ग्राम पंचायत का मतलब हुआ कि जो माने वार्ड मेंबर हैं पंचायत के और प्रधान हैं, इनसे मिलकर ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा या अध्यक्ष होगा बताया गया था, वह कौन होगा, प्रधान होगा। और सदस्य कौन होंगे, वार्ड मेंबर। और सचिव कौन होगा, तो पंचायती राज अधिकारी। ये जो ग्राम पंचायत हैं, ये क्या क्या पावर, गठन बता दिया गया था भाई, और आपका प्रधान का चुनाव भी बता दिया गया। कैसे प्रधान को हटाया जाएगा ये भी हम बता चुके हैं। अब ग्राम पंचायत का क्या बताना है, पावर, यानी कि ग्राम पंचायत क्या क्या शक्ति रखती है। और ये मेंस में क्वेश्चन अच्छा बनता है, क्योंकि ग्राम पंचायत की शक्तियाँ कई धाराओं में बिखरी हुई हैं। यानी कि इसको 6-7 धारा लिखना पड़ेगा। आपका पूरा आ जाए तो सेक्शन कम कर दीजिएगा, और अगर पूरा न आकर कम आए, माने अलग से भी पूछा जाता है, तो उसका भी मैं उपाय बता रहा हूँ। देखिए भाई, आपका ग्राम पंचायत सेक्शन निकाल लीजिए। सेक्शन मैं बता रहा हूँ, 16A पहले पढ़ना है। 16A, ग्राम पंचायत की को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी। अब कौन कौन सी शक्ति है, अब एक एक सेक्शन वाइज याद करना पड़ेगा। देखिए पहला आपका, देखिए उपाय बताया जा रहा है भाई।
अगर बड़ा क्वेश्चन पूरा आए तो धाराओं को पूरी तरह न लिखकर उसका सार लिखिए, क्योंकि वहीं 5 पेज का 6 पेज का हो जाएगा और आपको लिखना बस 2 पेज ही या 2.5 पेज हैं। तो अगर पूरी शक्ति दे दे तो आपका कर्तव्य है कि आप हर एक धारा को ऐड करिए और उसको पूरा हूबहू नहीं, पूरा नहीं धारा, बल्कि उसका क्या लिखिए, मुख्य पहलू। और अगर शक्ति में अंदर जाकर दे दे, जैसे हम बताएंगे अंदर जाकर, अगर वैसा क्वेश्चन दे तब तो भाई उसी धारा पर अटैक करना है और उस धारा को क्या करना है, पूरा। 2 मॉडल बने हैं। तो पहला मॉडल में चल रहा हूँ, ग्राम पंचायत की सभी शक्तियाँ बताई जा रही हैं। उसी में कुछ आपका जो शक्तियाँ होंगी अलग से मेंस में आती हैं, वह हम डिटेल में वहीं कर देंगे। देखिए पहली शक्ति भाई, सेक्शन 16A यानी कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 16A से शुरू करिए। देखिए क्या दिया गया है, अधिकारिता के बाहर संगठनों आदि को अंशदान देने की शक्ति, यानी कि ग्राम पंचायत की अधिकारिता के बाहर के ऐसे संगठनों, संस्थाओं एवं कृतियों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशियां दे सकती हैं जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राम पंचायत चाहती है कि ग्राम पंचायत से बाहर के संस्थाओं को या लोगों को हम कुछ अंशदान करें, कुछ धन दें, तो ऐसी दशा में वह स्वतः नहीं दे सकती। किसके अनुमति से दे सकती हैं भाई आपका, तो राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार या तो जनरल या स्पेशल आदेश देगी। जनरल का मतलब ये हुआ कि सभी ग्राम पंचायतों के लिए, और विशेष आदेश का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत के लिए। क्या देगी राज्य सरकार, साधारण या विशेष कह सकते हैं, आदेश देकर और अनुमति देगी, तभी ग्राम पंचायत दूसरे संस्थाओं को या दूसरे ग्राम पंचायत को क्या दे सकती है, कुछ धन। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट ग्राम पंचायत दूसरे लोगों को कोई अंशदान नहीं कर सकती, तो किसकी अनुमति से करेगी, बस यही याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट कैसे अनुमति देगी, या तो साधारण आदेश या कैसे, विशिष्ट। दूसरा कार्य देखिए भाई आपका, सेक्शन 17 आ जाइए, यानी कि धारा 17, सार्वजनिक सड़कों, जलमार्गों तथा अन्य विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्ति, यानी कि जो सार्वजनिक सड़क हैं, जो सार्वजनिक जलमार्ग हैं या जो अन्य विषय हैं, उनके बारे में ग्राम पंचायत को क्या पावर होगा, तो ये भी पावर काफ़ी महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत का। सड़क हुआ, जल सरणी हुआ जहाँ से जल बहता है। अब देखिए क्या क्या पावर है, पहले बैरक समझिए तब आपका और समझाया जाए। ग्राम पंचायत का अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित यानी कि बाहर नहीं, अपनी ग्राम पंचायत के क्या अधिकारिता के अंदर, यानी कि अपनी अधिकारिता के भीतर, बाहर नहीं। ग्राम पंचायत का अपनी अधिकारिता के भीतर स्थित ऐसी समस्त सार्वजनिक सड़कों, आपका नॉर्दर्न इंडियन कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 3 की उपधारा 1 में यथा परिभाषित नहरों से भिन्न ऐसे जलमार्गों, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी सार्वजनिक सड़कें हैं, नहर में एक प्रतिबंध है कि जो एक कानून दिया है और उस कानून के तहत जो नहर आ जाती है, उन नहरों पर ग्राम पंचायत का कोई अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो आपका कह सकते हैं सिंचाई विभाग भी नहर बनाता है, अगर सिंचाई विभाग बनाया है तो उन नहरों पर ग्राम पंचायत का अधिकार
नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती हैं भाई पानी सप्लाई के लिए। जैसे कि आपका उत्तराखंड में आपदा आई है, तो सरकार भी प्रयास कर रही है कि जो पानी बहाव आएगा इधर, उसको उधर ही आपका डैम में या किसी नहर में क्या किया जाए, बहवा दिया जाए, ताकि ज़्यादा नुकसान न हो। और अलर्ट भाई 27 जिलों में अलर्ट हो गया है कि कब पानी आ जाए और कब मेला क्या हो जाए, उजड़ जाए। तो इससे अच्छा है कि आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्या क्योर, यानी कि इलाज से परहेज क्या रहता है। तो भाई पानी आ रहा है तो बड़े बड़े डैम है जहाँ बिजली बनती है, इस समय पानी की कमी है, तो ज़्यादातर पानी उधर क्या किया जाए, मोड़ दिया जाए। ये भी एक उपाय है भाई। तमाम नहरें बड़ी बड़ी हैं उसमें मोड़ दिया जाए। आपका जो डैम बने हैं बड़े बड़े, आपका तालाब, उसमें पानी कुछ एकत्रित किया जाए, ताकि भाई आपदा कम आए, आपदा का प्रभाव कम हो। देखिए आगे भाई, आपका नहरों से भिन्न नहरें, माने इस कानून के तहत जो नहर हैं वो इसमें शामिल नहीं है। उससे भिन्न माने इसके अलावा जो नहर है, भिन्न नहरों, भिन्न ऐसे जलमार्गों पर जो निजी सड़क अथवा जलमार्ग न हो, यानी कि निजी सड़क पर नहीं, निजी जलमार्ग पर नहीं, बल्कि कैसा जलमार्ग हो, सार्वजनिक। यानी कि सड़क भी कैसी होनी चाहिए, सार्वजनिक, जलमार्ग भी कैसा हो, सार्वजनिक, और आपका कह सकते हैं कि जलमार्ग भी सार्वजनिक हो। और जो राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी के कंट्रोल में न हो, यानी कि जो सार्वजनिक सड़कें हैं या जो सार्वजनिक नहरें हैं या जो सार्वजनिक जलमार्ग हैं, वे एक और प्रतिबंध आ गया कि वह राज्य सरकार के कंट्रोल में न हो या किसी अन्य प्राधिकारी के कंट्रोल में न हो। क्योंकि कुछ सड़कें और जलमार्ग किसके कंट्रोल में रहते हैं, राज्य सरकार। यानी कि कुल मिलाकर इसको लिखवाते समय सीधा कर दिया जाएगा वाक्य को, कुल मिलाकर ये आया, माने आपका इतनी बातों में, कि ऐसी नहरें जो सिंचाई विभाग की न हो या ऐसी सड़कें जो न तो सरकार का नियंत्रण उस माने ऐसी नहर या जो सड़क हैं, लोक सड़क, सार्वजनिक भाग, जिस पर कि सरकार का नियंत्रण हो या किसी स्थानीय प्राधिकारी का नियंत्रण हो या जिला पंचायत का नियंत्रण हो। इन सड़कों, इन सार्वजनिक सड़कों और इन सार्वजनिक जलमार्गों के सिवाय जितने भी गांव में ग्राम पंचायत के क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कें हैं या जलमार्ग हैं, इनके सिवाय मतलब कि इनको क्या करिए, क्योंकि इन पर कंट्रोल आपका या तो सिंचाई विभाग का है या राज्य सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी का, और उसकी देख रेख मरम्मत का कार्य गांव पंचायत का नहीं है बल्कि इन लोगों का है। तो ऐसी दशा में आगे देखिए, प्राधिकारी के नियंत्रण में और उसके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए समस्त आवश्यक कार्य कर सकती हैं, यानी कि जलमार्ग और सार्वजनिक सड़क की मरम्मत करना और उसको सुरक्षित रखना, ये किसका कार्य है गांव में, ग्राम पंचायत का। लेकिन इन नहरों और सार्वजनिक सड़कों को क्या करके छोड़कर जो हमने बताया, ये नहीं कि ये शामिल नहीं है। यानी कि आप देखे भी होंगे कि प्रधान जी अपना काम गांव में क्या करते हैं, नाली का काम कराते हैं, खड़िंजा बिछवाते हैं, आपका सीमेंटेड रोड बनवाते हैं। तो ये काम ग्राम पंचायत का है और आपका ग्राम पंचायत करती भी है। और वही कार्य किस शक्ति की धारा में दी गई है, 17 में। अगला देखिए भाई, क्या क्या कर सकते हैं ग्राम पंचायत। नए पुलों अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। गांव में नए पुल बड़े बनाइए, पुलिया मतलब कि छोटे पुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला, किसी सार्वजनिक सड़क पुलिया या पुल को दूसरी दिशा में मोड़ सकती हैं, विनियमित कर सकती हैं या उसे बंद कर सकती हैं,
यानी कि उसका रास्ता चेंज कर दे या वह पुल क्या कर दे, बंद कर दे, तो किसी पुल को कब सामान्यतः बंद किया जाता है, तो जब मरम्मत करना हो या जब पुल क्या हो भाई, पुराना हो गया हो और आसपास लोगों को क्या हो, खतरा मौजूद। जैसे प्रयागराज में भी देख सकते हैं, यहाँ तो सरकार का कंट्रोल है भाई, आपका ग्राम पंचायत है नहीं, लेकिन आप देखिए जो पुलें जर्जर हो गई थी, उन पुलों को सरकार ने भारी वाहनों के लिए क्या कर दिया, बंद। नैनी का पुल है पुराना, आपका फाफा मऊ का पुल है, इसीलिए कि अब ये इसका एज माने एज बीत गया है, जितना कार्यकाल था, यानी कि जितने दिन रह सकती थी, अब खतरा, अगर भारी वाहन आएंगे तो क्या हो जाएगा, खतरा। और देखते हैं जब भारी वाहन आते हैं ओवरलोडिंग करते हुए, यानी कि ओवरलोडिंग मतलब कि जितना आप लाद सकते हैं उससे अधिक क्या किए हैं, लाद दिए हैं ट्रक पर। तो कभी काल आप सुने होंगे अभी कई जगह पुल ही धंस गई, तो पुल का पाया दब गया, तो कुछ पिलर ही दब गया। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई इलाहाबाद में भी। और सरकार और प्राधिकारी जो हैं और पुलिस हैं, बस पैसा लेकर क्या करते हैं, ट्रकों को जाओ, माने ये गलत काम है आपका, क्योंकि एक क्षमता से अधिक आप अपने वाहन पर न तो सवारी बैठा सकते हैं न ही सामान ला सकते हैं, क्योंकि इसीलिए सड़कें भी खराब हो रही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें भी इसी कारण से ही खराब हो रही हैं कि क्षमता से अधिक वाहनों पर सामान लाद कर और उन सड़कों पर क्या किया जा रहा है, चला जा रहा है, देख सकते हैं आप। अगला देखिए भाई, पास पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुंचाकर किसी सार्वजनिक सड़क, पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती हैं, उसे खोल सकती हैं, उसका विस्तार कर सकती हैं या उसमें अन्य सुधार कर सकती हैं। तो सामान्य बात हो गई कि पास के खेत जो कृषि भूमि है उसको कम नुकसान हो और रोड क्या हो जाए, चौड़ा। तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। अगला देखिए, जलमार्गों को गहरा कर सकती हैं अथवा उसका अन्य प्रकार से सुधार कर सकती हैं, तो इसमें भी बताना नहीं है। नाली में मिट्टी हो गया है या नहर में मिट्टी हो गया है, तो मनरेगा के मजदूरों को लगाकर और मिट्टी ओट्टी क्या किया जाए, हटवाया जाए, जैसे शहर में होता है। आप देख सकते हैं शहर में तो नगर निगम है, तो नगर निगम क्या करता अभियान चलाकर कि नालियों को जो मिट्टी जम जाती है तो क्या करता है नगर निगम, उसको सफाई, मिट्टी निकलवाता है। तो गांव की नालियों में मिट्टी जम गई है, जलमार्गों में, तो कौन निकलवाएगा वहां, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में भी आपका नगर निगम जैसे अब सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिनका कर्तव्य है कि गांव की नालियों को क्या करें, साफ करें। चाहे पक्की नाली हो या कच्ची नाली हो, उससे मतलब नहीं है। अगला देखिए भाई, अगला खंड देखिए, नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से आपका सिंचाई, और अगर नहर सिंचाई विभाग की है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी की स्वीकृति से क्या कर सकता है आपका ग्राम पंचायत, लघु सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ कर सकती हैं। यानी कि गांव में नालियां बना सकती हैं ग्राम पंचायत, ताकि गांव में क्या हो, पानी खेतों में अच्छे से जाए। अगला देखिए भाई कार्य आपका, सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई किसी झाड़ी या वृक्ष की किसी शाखा को काट सकती है, ये भी अच्छा प्रावधान है। जब आप किसी गांव से होकर गुजरिए तो देखिए किनारे किनारे पेड़ और बांस और बम्बू लगे रहते हैं, और कब आपके गाड़ी पर गिर जाए कोई भरोसा नहीं। तो ग्राम पंचायत का ये कार्य है कि जो रोड पर क्या आ चुकी हैं, झाड़ियाँ या जो वृक्ष की डालियाँ, उन्हें क्या करे, काटे, ताकि कोई दुर्घटना न हो।
और शहर में तो ऐसे भी आंधी आ जाती है तो गिर जाता है, देखे होंगे तमाम पेड़। अब पेड़ गिराना क्या है, अब तो रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार खुद ही क्या कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, सारे पेड़ इधर के क्या हो गए। इससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं बता दूं, भले आपका सरकार रोड चौड़ा कर रही हो, लेकिन पर्यावरण को हजारों पेड़, लाखों पेड़ आपका जो बनारस वाली रोड बनी है उसमें काटे गए, और कई पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया। तो भाई आपका विरोध किया, लेकिन वही समस्या है कि आपका इधर विकास करना है और उधर पर्यावरण को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट। तो एक उपाय ये है कि दोनों में बैलेंस बनाया जाए, और जितना पेड़ काट रही है सरकार उतना पेड़ क्या करे, लगाए। ये कई बार आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यानी कि NGT, जो आपका पर्यावरण को देखता है ट्रिब्यूनल है, तो आपका वह कई बार ऐसा आदेश दे चुका है और काटने पर क्या लगा दिया है, पेड़ों को रोक भी लगाया है। लेकिन वही है कि सरकार मानती नहीं है। अब ये है कि भाई विकास करना है सरकार को, एक तरफ ये समस्या, रोड जाम लग रहा है, चौड़ाकरण करना है, और दूसरा कि पर्यावरण को क्या पहुंचेगा, रोड के किनारे सारे पेड़ काटे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं टेलियरगंज वाली रोड, ये जो रोड है, तमाम सैकड़ों पेड़ क्या किए गए, काट दिए गए। तो ये यानी कि गांव में भी अगर कोई झाड़ी या वृक्ष क्या हुआ है रोड के ऊपर आ गया है, तो किसका कर्तव्य है कि शाखा को कटवा दे, ग्राम पंचायत। अगला देखिए भाई, किसी सार्वजनिक जलमार्ग को पीने अथवा पाक क्रिया यानी कि शौच क्रिया संबंधी प्रयोजनों के लिए पृथक किया जाना अधिसूचित कर सकती है। यानी कि जो आपका सार्वजनिक जल है, तो ग्राम पंचायत कह सकती है कि यहाँ स्नान किया जाएगा, ये तालाब का जल ये किसके लिए होगा, पीने के लिए, ये अपना भैंस गाय सुअर धोइए, ये किसके लिए, और ये पाक क्रिया के लिए होगा, इसमें स्नान इत्यादि करिए। ये कौन निर्धारित कर सकती है, ग्राम पंचायत। माने जल के किस जल का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, ये कौन निर्धारित गांव में कर सकती है, ग्राम पंचायत। अगला देखिए आपका कह सकते हैं कि इसके बाद आपका अगली धारा आ जाए भाई, सुधार उधार हो गया, सफाई का सुधार। अब थोड़ा सफाई भी देख लिया जाए, तो इसका थोड़ा व्यू देख लिया जाए धारा 18 का, तब सफाई गांव की करवा दी जाए। नाली से लेकर किसकी सफाई, कूड़ा करकट, और आपका स्वच्छता अभियान चल भी रहा है, और ऊपर से हम पर टैक्स भी लग गया है, और अब टैक्स बढ़ गया है। पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, हर एक चीज़ पर तो क्या टैक्स लग गया है। भले शहर स्वच्छ न रहे, लेकिन हमें टैक्स देना ही होगा। पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको टैक्स देना ही होगा, कोई उसमें ये नहीं है। सेस लगा है, यानी कि स्वच्छता टैक्स, याद रखिए वही कर ही होता है, टैक्स मतलब ही कर होता है। देखिए तो सफाई का सुधार भाई, देखिए शहरों के लिए जो हम कानून बताएंगे वह अलग बताएंगे, वह आपका नगर पालिका और नगर निगम, इसके लिए अलग कानून है। नगर पालिका नियम 1916 वो भी पढ़ाया जाएगा। ये जो कानून हम पढ़ा रहे हैं ये केवल और केवल किसके लिए हैं, गांव के लिए। शहर के लिए अलग कानून है, और शहर में जैसे गांव में प्रधान जी मेंबर हैं, तो शहर में अध्यक्ष इत्यादि चुने जाएंगे, उसको हम बताएंगे। और वहाँ ग्राम पंचायत को दिमाग में रखना है, क्योंकि आपका कार्य सेम ज़्यादातर रहेंगे। जो ग्राम पंचायत का कार्य कहाँ है, गांव में, वहीं शहरों में कार्य किसका होगा, नगर पालिका या नगर निगम का या नगर पंचायत का। तो कार्य में ज़्यादा अंतर नहीं, यह कि शहरों में थोड़ा ज़्यादा विकसित सिटी है तो वहाँ कार्य बढ़ जाएगा, गांव में विकास कम है तो कार्य कुछ क्या रहेंगे, कम, लेकिन कार्य ज़्यादातर समान रहेंगे। देखिए धारा 18 भाई, सफाई का सुधार। तो अब सफाई करवा दीजिए गांव का। देखिए
सफाई के सुधार के लिए ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी अथवा अध्यासी न आए तो बैरक पर लिख लेना है कब्जाधारी, उसको लिख लीजिए। अध्यासी माने जो पजेशन किया है भवन पर, यानी कि कब्जाधारी, उसको लिख लीजिए बैरक पर। अध्यासी लिखवाते समय कब्जाधारी ही लिखवाया जाएगा, उतना कठिन शब्द नहीं लिखवाया जाएगा। फिर एक बार देखिए, सफाई के सुधार के लिए ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी या अध्यासी माने जो जमीन पर स्वामी नहीं है बल्कि क्या है, कब्जाधारी, अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करते हुए और उसे उसके पालन का यथोचित समय देकर निम्नलिखित के लिए निर्देश दे सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत किसी जमीन के स्वामी या भवन के स्वामी या जमीन या भवन पर जो कब्जाधारी है उसकी वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए आपका कह सकते हैं उचित समय देगी और नोटिस जारी कर सकती हैं, किसके लिए, कि तुम ये कूड़ा करकट क्या करो, अपनी ज़मीन से स्वतः हटा लो। जैसे कि अगर शहर का मामला है तो शहर में नगर निगम या आपका कौन देता है नोटिस, आपका राज्य सरकार लेगी तो राज्य सरकार दे देगी और नोटिस आपका देकर कहेगी कि आप खुद ही अपना घर क्या करिए, तोड़ लीजिए या सफाई कर दीजिए, और नहीं तो मैं आऊँगा तो क्या लूँगी, सफाई भी करूँगी और उसका क्या लूँगा, पैसा लेती हैं भाई, ये नहीं कि पर्ची कट रही है, आप देख सकते हैं शहर में भी पर्ची कटती हैं। तो ग्राम पंचायत का देखिए आगे क्या क्या कर सकती है। ऐसी भूमि अथवा भवन से संबंधित किसी शौचालय, मूत्रालय, नापदान, नाली, मलकूप अथवा गलीज, सलेज जल या मलबा या कूड़ा करकट के अन्य पात्र को बंद करने का आदेश दे सकती है कि ये सब क्या करो, बंद कर दो। हटाने का निर्देश दे सकती हैं, परिवर्तित करने का, मरम्मत करने का, साफ करने का या कीटाणु रहित करने का, यानी कि केमिकल अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर क्या करो, छिड़को, अथवा अच्छी हालत में रखने अथवा ऐसे किसी शौचालय इत्यादि जो सड़क की ओर खुलता हो या नाली सड़क की ओर खुलती है तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि बंद करने का आदेश, या दीवार वाल में छेद है तो वह भी छिद्र क्या करने का आदेश, बंद करने का आदेश ग्राम पंचायत दे सकती है, ताकि आसपास के लोगों को यानी कि पड़ोस के लोगों को और जो उस रास्ते से लोग क्या कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उनको असुविधा न हो, उनको क्षोभ न हो, वह देख न सकें। तो प्रयागराज में भी यही हालात हैं, जाकर देखिए तो एक तो ऊपर से लोग छत से ही क्या करेंगे, रोड पर पानी बहवाएंगे कुछ लोग, उसके बाद आप नाली का देखिए तो पाइप फट गया है और आधा पानी रोड पर गिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। शौचालय का मुख रोड की ओर कर दीजिए ताकि आने जाने वाले क्या करें, दर्शन करते रहें शौचालय के कमरे का, या शौचालय साफ न करिए कि खूब क्या है, बदबू। तो ये शहर में भी स्थिति है, अगला कानून आपका आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी गांव पंचायत क्या कर सकती है ऐसे लोगों को, भाई नाली बंद करिए, शौचालय का मुख मोड़िए, या अगर माने आपका छेद ओद है शौचालय इत्यादि में उसको बंद करिए, या उसका माने मुख क्या करिए, शौचालय का मोड़ दीजिए। और शौचालय पर तो आपका फिल्म भी आई थी, शौचालय एक प्रेम कथा, देखते भाई काफ़ी प्रसिद्ध भी रही और आपका फिल्म भी आई, और प्रधान जी शौचालय का उद्घाटन भी करते हैं, देखिए सोशल मीडिया पर कभी गांव के हो तो। प्रधान जी पहला फौड़ा मारेंगे और उसके बाद से कहेंगे चेले चपाटी दो चार रहते हैं कि फ़ोटो खींचो जल्दी 2-3 फ़ोटो एंगल से खींचा जाएगा,
उसके बाद सोशल मीडिया पर दे दिया जाएगा। प्रधान जी ने इनके घर सरकारी शौचालय का क्या किया, उद्घाटन। अब शौचालय बना कि नहीं ये नहीं डालेंगे, माने बनकर तैयार हो गया ये नहीं, क्योंकि पैसा भी पाना है भाई। तो लोगों का पहले से शौचालय बना रहता है, पैसा पास करा लेते हैं, 2 फावड़ा से काम चल गया। माने आपका देखिए आगे भाई आपका, तो ये नोटिस जारी करेगी कि ये सब करिए। कौन जारी करेगी? ग्राम पंचायत। किसको? जिसके भवन पर है ये भवन में, या जिसकी ज़मीन पर, या जिसके कब्जे में है। अगला देखिए खंड बी, किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, हौज, कुंड, गर्त, गड्ढे या उसमें किए गए खदान की जो ग्राम पंचायत के पास पड़ोस के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या दुर्गंध युक्त प्रतीत हो, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, उसे ढकने, पाटने, निस्तारित करने, गहरा करने अथवा उसका जल निकालने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। यानी कि तालाब हो गया, कुआं हो गया, आपका गंदगी हो गई है, गड्ढा हो गया है ज़्यादा, तो कहा जाएगा कि खतरा है और या दुर्गंध आ रही है, इस दुर्गंध को आप क्या करिए, सही कराइए। सी देखिए, किसी वनस्पति वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियों, नागफनी, झाड़ झंकाड़ को साफ करने का निर्देश दे सकती हैं कि बागीचा लगाए हो और आपका कमर तक झाड़ियाँ निकली हैं, नागफनी निकली हैं, इसको तो कम से कम क्या रखो, साफ रखो। और अगला देखिए, धूल, गोबर इत्यादि कह सकते हैं को हटाने या साफ कर भवन को साफ करने का निर्देश दे सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत कहेगी कि ये जो कूड़ा करकट रखे हो घर के सामने, इसको क्या करो, हटाओ। या घर एकदम मटिया मेट हो गया है, यानी कि बदरंग हो गया है, गांव में कोई आएगा तो क्या कहेगा, थोड़ा क्या करा दो अपने घर की पेंटिंग, तो भाई पेंटिंग कराई जाती है। और शहर में तो सरकार खुद कर देती है। जैसे कि आपका कोई फंक्शन होने वाला है तो आप देखिए शहर की जितनी दीवारें हैं, आप रोड के किनारे, उसकी पेंटिंग कौन कर देती है, सरकार। या लोगों से कहते हैं कि देखिए आपका बहुत सख्त नियम है भाई कानून में कि आप अपने घर का रंगाई भी करिए, तो सरकार की अनुमति लेकर कौन सा शहर में कि किस कलर का आप रंग लगाएंगे, इसके लिए भी सरकार की क्या लेनी पड़ती है, अनुमति। लेकिन वो अलग बात है कि कानून का पालन नहीं होता। यानी कि शहर में न तो आप एक ईंट बिना सरकार की इजाज़त के लगा सकते हैं मकान में, न ही एक ईंट हटा सकते हैं। नक्शा नहीं बदल सकते। जो नक्शा पास हो गया नगर माने विकास प्राधिकरण से, उसी नक्शे के आधार पर आपको क्या बनाना है, मकान। और मैं बता दूं केवल 10% लोग ही नक्शा पास कराकर मकान बनाए हैं और सारे मकान क्या है, बिना नक्शे। तो जब कोई अपराधी रहता है तो देखते हैं कि उसका मकान तुरंत क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। और सरकार क्या कहती है कि ये तो विकास प्राधिकरण से इसका क्या नहीं पास था, नक्शा। तो भाई हजारों लाखों मकान हैं, उन पर क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं। केवल जो विरोधी हैं या जो अपराधी हैं उन्हीं का मकान आप क्या करते हैं, इस समय गिर भी रहे हैं। देख सकते हैं जितने बाहुबली हैं विरोधी, भाजपा के नहीं, जितने सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सबका मकान शहर में क्या हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंगें अरबों की करोड़ों की गिर गई बुलडोजर लगाकर। और क्या किया गया, हर एक जगह या तो आप तोड़ लीजिए क्योंकि नक्शा पास नहीं है, या सरकार आकर गिराएगी और 1 घंटे का 1200 रुपया लेगी बुलडोजर का, जो आता है आपका मशीन। तो अगला देखिए भाई, इस प्रकार आपका अगला लास्ट देखिए इसमें, तब आपका विद्यालय पर कुछ देखा जाए। प्रतिबंध यह है कि व्यक्ति जिस पर खंड ख के अधीन नोटिस तामील की जाए, नोटिस प्राप्त होने के दिनांक के
30 दिन के भीतर आपका कह सकते हैं कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकता है, जो उसे बदल सकता है, रद्द कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता है। ये क्वेश्चन भाई प्री में एचजेएस में आया है, थोड़ा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो लोग एचजेएस के लिए पढ़ते हैं, आपका यानी कि अगर ग्राम पंचायत ने ये कहा कि आपके दुर्गंध आ रही है कुएं से इत्यादि आ रही हैं, आप इसको सही कराइए, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये क्या है, हानिकारक। तो जिस व्यक्ति को ग्राम पंचायत ने नोटिस जारी किया है, वह व्यक्ति 30 दिन के अंदर स्वास्थ्य अधिकारी के पास अपील कर सकता है कि आप ही बता दीजिए कि क्या ये दुर्गंध आ रही है। तो कितने दिनों के अंदर आपका अपील कर सकता है? 30 दिन। कहाँ करेगा? स्वास्थ्य अधिकारी। यही पूछा जाता है, स्वास्थ्य अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। अब वो जांच करे, अपना बताए कि भाई क्या ये दुर्गंध युक्त है कि नहीं। लेकिन ये आया है भाई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कितने दिन के अंदर? 30 दिन। कहाँ अपील करेगा? स्वास्थ्य अधिकारी। ये जेएस प्री में आया है। अब आइए थोड़ा स्कूल का देख लिया जाए। धारा 19 विद्यालयों तथा चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार। देखिए आपका इतना लंबा लिखना नहीं है, इतना लंबा लिखते लिखते थक जाएंगे। जब पूरा आ जाए शक्ति तो इसी को 5-5, 6-6 लाइन क्या करना है, लिखना है। और अलग से भी कुछ क्वेश्चन बनता है, उसको हम बताएंगे। देखिए 19 भाई, विद्यालयों तथा चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार। तो ग्राम पंचायत ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो पाठ्यक्रम अध्यापकों के सेवायोजन तथा योग्यता और विद्यालय के पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किए जाएं, किसी विद्यमान प्रारंभिक विद्यालय की, जिसमें उसके भवन और फर्नीचर भी सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी, यानी कि उसको रक्षा करे, संरक्षित करे, तथा उसके समुचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होगी। यानी कि गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें अध्यापक आएँ और वहां पढ़ाई हो और फर्नीचर और बिल्डिंग इत्यादि साजो सामान वहां क्या रहे, सुरक्षित। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? ग्राम पंचायत को। तो प्रधान जी और मास्टर जी मिलकर सारा पंजीरी क्या करते हैं? खा लेते हैं। मैंने पंजीरी बढ़ती है ना लड़कों को, आपका दूध बटेगा, खीर बटेगा, पुआ, मलाई, पकौड़ा, सकौड़ा जो भी बटे, तो भाई क्या होता है उसमें बटेगा आपका। मैंने देखिए लिस्ट में बहुत विकट स्थिति है उत्तर प्रदेश में। लिस्ट में नाम है 100 लड़कों का, अब जबरदस्ती भाई नाम डाल दिए मास्टर साहब। पंजीरी बट रही है 15 लड़कों का, खाना दिखा दिया गया 100 का बन रहा है, और जो आटा, चावल, दाल, दूध, मलाई है, फल भी बांटे जाते हैं उस, ताकि आपका वो क्या हुआ, अब सारा उसका पैसा 2 ही लोग तो खाएंगे, एक प्रधान जी और एक हेडमास्टर साहब, क्योंकि मुख्य तो वही हैं। तो मास्टरी में बहुत फ़ायदा है आपका। मास्टरी में फ़ायदा ये है कि प्राइमरी के मास्टर में, और प्राइमरी के मास्टर सबसे बड़े अपने को विद्वान भी मानते हैं, आपसे भी ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी से बात करिए तो आप खुद देखेंगे कि इससे विद्वान तो कोई है ही नहीं। मैंने एकदम पढ़ाना है नहीं लड़कों को, बैठकर पंचौरा करके और राजनीतिक बातें ज़्यादा और पंजीरी का पैसा हिसाब किताब ज़्यादा। मैंने आपका सरकारी स्कूलों की स्थिति बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो वास्तविकता है वो अलग बात है कि भाई अपना लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम टीचर बनेंगे, हम टीचर, और बनने के बाद वहीं ढाक के 3 पात। तो अगला देखिए भाई, लेकिन इनका कार्य है ग्राम पंचायत का कि ये देखे कि फर्नीचर कोई लेकर तो नहीं भगा, सही है ना, फर्नीचर कहीं बिल्डिंग गिर तो नहीं जाएगी लड़कों पर। ये किसका काम है? ग्राम पंचायत का। अगला देखिए, और इसी प्रकार वह किसी नए विद्यालय को स्थापित और अनुरक्षित कर सकती हैं,
या किसी विद्यमान विद्यालय में सुधार कर सकती हैं, यानी कि नए विद्यालय बनवाया जाए। पुराना विद्यालय जर्जर हो गया है तो उसमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, मरम्मत करवाया जाए। किसका किसका कार्य है, आपका ग्राम पंचायत। ख देखिए दूसरा, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो स्थापना, अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किए जाएं, किसी विद्यमान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी चिकित्सालय अथवा औषधालय को, जिसमें उसके भवन और साज सज्जा भी शामिल हैं, अनुरक्षित करे इत्यादि करे। ये किसकी शक्ति है, किसको प्राप्त ये शक्ति है, ग्राम पंचायत। दूसरा खंड देखिए, ऐसे विद्यालय, चिकित्सालय अथवा औषधालय के लिए जिला पंचायत और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए जाएंगे। क्योंकि ग्राम पंचायत के पास पैसा कहाँ है कि ये सब करे, तो इसके लिए पैसा कौन देगी, या तो जिला पंचायत दे या कौन दे, राज्य सरकार। अभी आपका गांव निधि भी बताया गया, जो पैसा जिला पंचायत देगी या आपका राज्य सरकार देगी, वह पैसा कहाँ जमा होगा, गांव निधि में। गांव निधि का पैसा किसकी सहमत से निकलेगा, सचिव और उसके प्रधान, ग्राम पंचायत के अभी बताया गया। आइए धारा 20 देखा जाए भाई। ग्राम पंचायत में किसी समूह के लिए प्रारंभिक विद्यालय, चिकित्सालय, आपका औषधालय, सड़क अथवा पुल की स्थापना। देखिए, यदि पास पड़ोस की ग्राम पंचायत के किसी समूह के लिए प्रारंभिक विद्यालय या अस्पताल ही लिखा है, अस्पताल, अथवा उसे अपने सामान्य लाभ के लिए किसी सड़क अथवा पुल की आवश्यकता हो, तो उसकी ग्राम पंचायतें यदि नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, ऐसे विद्यालय और आपका कह सकते हैं चिकित्सालय या औषधालय को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए, अथवा ऐसी सड़क या ऐसे पुल को निर्मित या अनुरक्षित करने के लिए एक में सम्मिलित हो जाएंगी और उसका प्रबंध करेंगी। और आपका कह सकते हैं कि राज्य सरकार और जिला पंचायत इसके लिए क्या देगी, पैसा। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये आया कि अगर 2 या 3 या अधिक ग्राम पंचायतें हैं और उनको लगता है कि ये सड़क बन जाएगी, ये नहर बन जाएगी, ये अस्पताल बन जाएगा, तो सभी लोगों का, सभी ग्राम पंचायत के लोगों का क्या होगा, भला। तो सभी ग्राम पंचायतें मिलकर क्या कर सकती हैं, उस सड़क का, औषधालय इत्यादि का क्या कर सकती है, निर्माण। और पैसा तो उतना रहता नहीं, तो कहाँ से पैसा आएगा, या तो जिला पंचायत दे या कौन दे, राज्य सरकार। धारा 20 के बाद आ जाइए। अब आपका कह सकते हैं कि धारा 21 आपका सरकारी सेवकों की सहायता करिए, ये तो कर्तव्य हो गया, छोड़ देना है। इसके बाद आपका धारा 20 के बाद जो धारा पढ़नी है, आपका धारा 23 पढ़नी है भाई, शक्तियों में। आपका 23 पढ़ना है, यानी कि 16A से लेकर अब 20 तक आपका लगातार लिखना है शक्ति में। फिर 1-2 धारा छोड़कर पावर में कौन लिखना है, 23, 24, यानी कि अब 23 देखिए, ये भी अच्छा आपका है। कतिपय कर्मचारियों के औचार के बारे में जांच करने और रिपोर्ट करने की शक्ति। यानी कि ग्राम पंचायत कुछ कर्मचारियों के औचार, यानी कि मिसकंडक्ट की, दुर्व्यवहार की या गलत कार्यों की क्या कर सकती है, इंक्वायरी। और इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट दे सकती है, हटा तो नहीं सकती, लेकिन सरकार को क्या दे सकती है, रिपोर्ट। तो किन किन की जांच कर सकती हैं ग्राम पंचायत, यही आपको देखना है। देखिए कह करके, किसी अमीन की,
तो एक एक करके भाई समझते रहिए कौन कौन होते हैं। किसी अमीन की, अमीन होता क्या है ये समझिए। देखिए आपका अमीन जो होता है उसका मुख्य कार्य ये होता है कि जो रेवेन्यू है या जो भू राजस्व है उसको गांव-गांव जाकर क्या करे, वसूले, और वसूल कर अपने खाते में जमा करे कि राजकोष में। हाँ, अब तुरंत दिमाग लगाइए, अगर अमीन जनता से पैसा वसूला, किसानों से रेवेन्यू वसूला और अपने खाते में जमा कर लिया, तो कौन सा अपराध किया, दुर्विनियोग किया, कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग किया, कि चोरी किया, कि छल किया। आपराधिक न्यास भंग, क्योंकि किसानों ने अमीन पर विश्वास करके पैसा दिया कि ये पैसा वो क्या करेगा, माने राजस्व में जमा करेगा, और खुद ही क्या किया, वो अपने खाते में मिसयूज कर लिया, तो अमीन तो आ गया ना। भाई ये आदेशिका वाहक, आदेशिका वाहक का मतलब ये हुआ कि जो आपका एक जगह से दूसरी जगह तक आदेशों को ले जाते हैं, तो आदेश का वाहक आपका डाकिया भी कह सकते हैं, कि जो कहीं से आता है चिट्ठी या कुछ तो डाकिया ले जाता है। अगला है आपका टीका लगाने वाले, तो टीका लगाने वाले सभी लोग जानते हैं कि जो वैक्सीन लगाते हैं तो उनकी शिकायत कर सकती हैं ग्राम पंचायत की। आए थे टीका लगाने भारत से, क्या किए, जैसे कोरोना का या कोविड-19 का टीका लगाने आए और गांव में टीका नहीं लगाए और प्राइवेट में क्या किए, सब टीका, शिकायत कर सकते हैं भाई। कौन कर सकती हैं, ग्राम पंचायत। अगला देखिए कांस्टेबल, तो कांस्टेबल भी गांव में प्रधान जी का खूब शोषण करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, पहुंच जाएंगे गश्त करने गांव में, प्रधान जी के घर पर ही जाते हैं, अपना बंदूक रखेंगे, वहीं खाएंगे भी मुर्गा शराब, माने ज़्यादा लोग खाते भी हैं। अपना 2 बूंद लिए, 2 बूंद का 4 बूंद बना लिया जाए, क्योंकि रात भर जगना है भाई, और गांव का क्या करना है, चौकी पहरा करना है, तो 2 बूंद से थोड़े काम चलेगा, तो कितना बूंद बना दिया जाए, तभी तो रात भर पुलिस वाले जगेंगे भाई। किसी के घर, भाई देखिए ये उदाहरण दिए जाते हैं, ये नहीं कि आप अपने पर ले लीजिए, किसी के घर के लोग हों, सबके लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। कोई ये नहीं है कि सार्वजनिक, ये सभी लोग ऐसे नहीं होते, मैं बता दूं, लेकिन ज़्यादातर आपका होते हैं। अगर रात उत में थाने पर चले जाइए तो 90% थाने ऐसे मिलेंगे जहां दरोगा जी 4 बूंद लेकर क्या किए हैं, मेज पर पैर रख के सोते मिलेंगे, और जाइए तो गाली से ही बात करेंगे, क्या गए जगाने, तो 2-4 पहले गाली देंगे और उसके बाद से आपकी बात पूछेंगे, और उसके बाद से कहेंगे कि सुबह आना, क्यों नींद में खलल डाल रहे हो, जाओ भैंस चोरी हो गई तो हो जाने दो, फिर खरीद लेना भैंस। कोई आजम खां थोड़े हैं कि भैंस चोरी हो गई तो रात भर हेलीकॉप्टर से तुम्हारा हम भैंस खोजें और मुर्गा मुर्गी खोजें। तुम आम आदमी हो, आम आदमी की तरह रहो। यानी कि आर्टिकल 14 का हमेशा क्या होता रहता है, उल्लंघन। बड़े लोगों की अगर मुर्गी खो जाए, कुत्ता, तो देखिए कितना तेज पुलिस पूरा हेलीकॉप्टर से खोद लेगी आपका और आपका भैंस चोरी हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखिए भाई ये तो समाज है, किया क्या जाए। देखिए फिर आपका किनकी कर्मचारियों की जांच करेगी, तो पहला कौन हो गया, अमीन, दूसरा आदेश का वाहक, तीसरा टीका लगाने, और चौथा कांस्टेबल, पांचवा गांव के चौकीदार। अब कुछ गांव के चौकीदार का भी देख लिया जाए, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा यूपीएपीओ में, जितना बता दिया जाए 2 मिनट में। ग्राम चौकीदार जो होते हैं इनका मुख्य कार्य होता है ग्राम का आपका चौकी पहरा देना, यानी कि रात भर ये क्या करते हैं, जागते रहो करते रहते हैं गांव में। इनका मुख्य कार्य क्या है, गांव का चौकी पहरा देना। पहला ये खूब पूछा जाता है, एपीएपीओ में एक क्वेश्चन आएगा, यूपीएपीओ आ जाएगी तो, और ग्राम चौकीदार डिटेल में पढ़ना है पुलिस एक्ट में। ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति करता है डीएम,
याद रखिए। और कौन करता है? उनको बर्खास्त करता है डीएम, और उन पर कंट्रोल भी कौन करता है? डीएम। ग्राम चौकीदार का मुख्य कार्य आपका सीआरपीसी की धारा 40 में बताया गया है। किस में? 40 पूछा गया है। ग्राम चौकीदार के कर्तव्य सीआरपीसी की धारा में 40 में कि गांव में कितने लोग जन्म लिए, कितने लोग मरे, कौन अपराधी आए, कौन बाहरी आया, कौन आपका अपराध हुआ, ये सभी सूचनाएं क्या करे? वह आपका थाने पर दे। और अगर पुलिस आ रही है गांव में छापा मारने, तो पुलिस दल का क्या करे? नेतृत्व कर। नेतृत्व मतलब कि क्या करे? रास्ता दिखाए। तो आप देखते होंगे कि गांव में जब पुलिस आती है किसी को पकड़ने और रास्ता मालूम तो रहता नहीं, तो सबसे पहले किसको सूचित करती है? चौकीदार। और चौकीदार धीरे से रास्ता बताता है, भले सामने ना आए। चौकीदार का मतलब हुआ जासूस, यानी कि पुलिस का एक तरह से वह जासूस होता है। उसका कर्तव्य है कि कोई विवाद उत्पन्न हुआ, कोई घटना हुई, कोई मरा, कोई जिया माने जन्म लिया, या कोई अपराध हुआ, चोरी हो गई इत्यादि हो गई आपका, तो इसकी सूचना वह किसको दे? थाने के भारसाधक अधिकारी। ये किसका कर्तव्य है? ग्राम चौकीदार का। ये नहीं कि नहीं कर्तव्य है। और इसके एवज में वह वेतन भी पाता है, ये नहीं कि वेतन नहीं पाता। तो अगर ग्राम चौकीदार ही ग्राम की चौकी पहरा नहीं कर रहा है इत्यादि, तो क्या कर सकते हैं ग्राम पंचायत? उसके खिलाफ भी क्या कर सकती हैं? रिपोर्ट डीएम के दे दे कि ये तो भाई आप वेतन पा रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है। अगला देखिए, पटवारी। जो पटवारी होते हैं आपका, यूपी में तो कम दिखाई लोग देते हैं, एमपी में पटवारी नाम अलग है, यूपी में कम है, लेकिन एमपी जब आप पढ़ेंगे भू राजस्व संहिता तो पटवारी आएगा, वहीं आपका अमीन जैसे ही होता है। सिंचाई विभाग के परतौल तथा नलकूप चालक। अब सिंचाई विभाग के परतौल कौन होते हैं? परतौल का मतलब ये हुआ, समझिए भाई, परतौल का मतलब ये हुआ कि भाई सरकारी नहर है, और सरकारी नहर से या गांव की नहर से कितने लोगों ने पानी ले जाकर अपने खेत की सिंचाई की है, ये परतौल, ये जांच पड़ताल करता है, उसी को परतौल कहते हैं। लिखता है कागज पर कि इनका खेत सिंचाई हुई, तो उसका सरकार पैसा वसूलती है। सिंचाई का क्या वसूलेगी? पैसा। परतौल ही लिखता है। नलकूप चालक, तो भाई नल चलाने वाला, यानी कि शहर में अगर देखा जाए तो कौन चालक कहलाएगा? नलकूप तो कम है, यहाँ तो बड़ी बड़ी क्या बनी है आपका, टंकी बनी है, तो टंकी चालक कह सकते हैं। लेकिन गांव में तो कम बना है टंकी, तो आपका कह सकते हैं कि ट्यूबवेल से ही काम हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नलकूप चालक। अगला देखिए, नलकूप चालक हो गया। वन रक्षक, वनों की रक्षा करने वाला। वन विभाग का चौकीदार। प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक, तो प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक भी इसमें शामिल हैं। अगर मास्टर साहब सही ढंग से नहीं पढ़ाते, तो ऐसी दशा में ग्राम पंचायत उनकी शिकायत कर सकती है कि नहीं? कर सकती हैं। स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत की शक्ति है कि धारा में हम बता रहे हैं 23। अगला देखिए, काजी हाउस रक्षक। काजी हाउस समझ रहे हैं कि नहीं? भाई देखिए बाबा, आपका बताया जाए काजी हाउस किसे कहा जाता है। काजी हाउस का मतलब ये हुआ कि जो जानवर रहते हैं आपका, अगर जानवर आप खुला छोड़ दिए हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन जानवरों को बंदी बनाकर और कहाँ रखा जाता है? काजी हाउस। जैसे कि शहर में भी हैं कि भाई शहर में जानवर रोड पर नहीं चलाने हैं, लेकिन देखिए तो रोज जानवरों से क्या लगा रहता है? शहर जाम। तो ऐसी दशा में आप देखे होंगे कि नगर निगम की गाड़ियां आती हैं,
और 4-5 लोग रहते हैं और जानवरों को पकड़कर और आपका काजी हाउस में पहुंचा देते हैं। अब जब जानवर छुड़ाने जाएंगे तो वहाँ जुर्माना लगेगा कि आप रोड पर क्यों जानवर, तो जो रोड पर भैंस, गाय, बैल इत्यादि बैठे हुए हैं उन्हीं को क्या करते हैं, वो सब लंबी गाड़ी रहती है, अपना आती हैं कई मोहल्लों में और आपका वो पकड़ कर ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? काजी हाउस। और वहाँ खिलाया जाता है जानवरों को। और क्या लेगा नगर निगम? पैसा, 1000, 1500 जो भी हो, तब आपके जानवर को छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, फिर पैसा लेगा। उसमें क्या है? अगला देखिए आपका, गांव के स्टॉकमैन अथवा सरकारी विभाग के चपरासी द्वारा अपने सरकारी कर्तव्यों के पालन में औचार के संबंध में ग्राम पंचायत की अधिकारिता में निवास करने वाले किसी व्यक्ति से परिवाद प्राप्त होने पर ऐसी ग्राम पंचायत यदि प्रत्यक्षतः कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं उसे अपनी रिपोर्ट के साथ समुचित प्राधिकारी को भेजेगी और मांग करेगी कि समुचित प्राधिकारी कार्यवाही करे। और समुचित प्राधिकारी क्या कार्यवाही हुई कि नहीं इसके परिणाम की सूचना किसको देगा? ग्राम पंचायत को। यानी कि ग्राम चौकीदार है तो भेज दीजिए डीएम को, अध्यापक है तो आपका शिक्षा अधिकारी को भेज दीजिए, भाई यहीं तो भेजा जाएगा। आप मास्टर साहब हैं तो भाई शिक्षा अधिकारी को। और परिणाम बताएंगे वो लोग कि क्या आपने जो शिकायत की थी उसका क्या उस पर क्या एक्शन लिया गया, नहीं लिया गया, आपकी शिकायत गलत थी, ये बताएंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शक्ति है। देखिए 1-2 शक्ति बची हैं, वो भी आपका समाप्त कर दिया जाए क्योंकि बहुत लंबा ये क्वेश्चन था और कई आपका कह सकते हैं कि क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे भी निकल गए। सेक्शन 24 स्वामियों के लिए कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति। देखिए आपका स्वामियों के लिए आपका दिया है कर तथा अन्य देयों की वसूली के लिए संविदा करने की शक्ति। तो ग्राम पंचायत जैसा कि नियत किया जाए अपनी अधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, अनुबंध कर सकती हैं, संविदा। देखिए क्या क्या कर सकते हैं। राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी से राज्य या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को दे किन्हीं करों अथवा देयों की वसूली करने के लिए ऐसे वसूली का व्यय भुगतान किए जाने पर जो नियत किया जाए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कह सकते हैं कि टैक्स देना है सरकार को वसूल कर, तो ये हो सकता है कि किसी से संविदा कर ले कि आप टैक्स वसूलिए, आपको हम कुछ भुगतान कर देंगे और वसूल कर हमें क्या करिए, दीजिए। इसके लिए देखिए आपका शहरों में टेंडर भी चलता है भाई, टेंडर से संविदा होती हैं। जैसे एक उदाहरण पार्किंग का बताया जाए, सबसे अच्छा उदाहरण शहर में मान लीजिए पार्किंग व्यवस्था है। तो पार्किंग व्यवस्था आप देख रहे हैं शहर में चालान कट जा रहा है, कहीं गाड़ी खड़ा कर दीजिए तो अब पुलिस नहीं आ रही है। ये जो तीसरी आंख है यानी कि त्रिनेत्र है, तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरा यहीं पकड़ ले रहा है और इसी के अनुसार चालान कट जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कई गाड़ियों का इतना चालान कट गया कि पूरी गाड़ी भी बिक जाए तो चालान भरा नहीं जा सकता। रोज लोग वायलेशन करते हैं और रोज मैसेज चला जा रहा है और वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, तो अंत में गाड़ी ही जला देंगे, तोड़ देंगे, न बांस रहेगी न बांसुरी। जब गाड़ी नहीं रहेगी तो चालान क्या, अंत में यही होता है। तो आपका अब नंबर प्लेट में देखिए ज़्यादातर इस समय नंबर 2 अंक हटा दिए गए हैं या खुरुद दिए हैं लोग पुरानी गाड़ियों में, ताकि नंबर ही नहीं दिखेगा और हम ट्रैफिक को क्या करेंगे, ट्रैफिक के नियम को वायलेशन करेंगे। तो ऐसी दशा में आपका संविदा नगर निगम भी करता है, टेंडर निकालता है, पार्किंग स्थल चुनता है और उस पार्किंग स्थल के लिए आपका ज़मीन भी देता है और जो ठेका लेता है उससे पैसा लेता है। तो अवैध रूप से भी पार्किंग स्थल चल रहे हैं, वैध कम है। जब भी जाइए
कागज़ मांगिए तो कोई कागज़ नहीं दिखाएगा। पूछेंगे आप कि नगर निगम से लिए हो अनुमति, तो आपका देखिए क्या आप देखेगा कि वकील साहब हैं, तो भाई बहस ज़्यादा नहीं करेगा। ये भी समस्या है कि वकील साहब तो कागज़ ही मांग देंगे कि जो संविदा किए हो नगर निगम से क्या करो, लाओ कहाँ टेंडर मिला है तुम्हें, फर्जी वसूल रहे हो, जा रहा मुकदमा करने अभी शिकायत करने कि लोगों को धमका कर क्या कर रहे हैं गलत तरीके से, पैसा तो ज़्यादातर चल रहे हैं इलाहाबाद में। देखिए, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी से किसी कार्य को ऐसे निबंधनों पर करने के लिए संविदा कर सकती है जो उचित हो, उसको तो ये आपका इस प्रकार आपका शक्तियाँ भी ज़्यादा हो गई। उधार आगे बताया जाएगा, क्योंकि उधार लेना और अधिभार यानी कि सरचार्ज अलग से क्वेश्चन बना है, तो आपका माने ये अलग से 2-3 क्वेश्चन मेंस के लिए अलग बना है, तो उसको अलग अगले माने सोमवार को बताया जाएगा। तो ब्रेक ले लीजिए भाई 15 मिनट, तब आपका सीपीस चलाया जाए। इसको भाई अब पूरा 3-4 क्वेश्चन है, पूरा हो जाए तब एक ही बार लिखवाया जाएगा। 2 दिन लगातार लिखवा के इधर 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। 8-10 क्वेश्चन मैं लिखवा चुका हूँ ऐसे। 1-2 दिन और लेक्चर सुनिए।